गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है जुलाई 6 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम लोग कुछ नए टॉपिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर्विस चार्ज के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात किया था। यहाँ पे एक दो बच्चों का कुछ डाउट था, उस डाउट को थोड़ा सा हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एक्ट के बारे में बात करेंगे। मेडन जूलियन ऑसिलेशन ज्योग्राफी वाले सेक्टर से कवर करेंगे। मॉनसून के बारे में बेसिकली ये टॉपिक है। अगर आपने अपनी बेसिक अगर ज्योग्राफी पढ़ी है मॉनसून के बारे में तो आपको डेफिनेटली मेडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में भी पढ़ा होगा। बीआरआई मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना के इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही रिपीटेड ही चीजें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। एफपीआई फ्लो भी जो है काफी थोड़ा सा रिपीटेड ही है। इसमें एक दो चीजें आपको बताऊंगा कि एफपीआई क्या होता है, इंडिया से आउटफ्लो क्यों कर रहा है, इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या हो सकता है, इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल वो बात करेंगे। पैडी कल्टीवेशन ये हमारे लिए नया टॉपिक है, पहले हम लोगों ने इसको नहीं किया, तो ज्योग्राफी सेक्शन इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर 8-10 महीने पहले किया था, अभी शायद आप भूल चुके होंगे, तो दोबारा से आपको याद करवाने के लिए है। न्यूज में क्यों है वो भी आपको बताऊंगा, और एक बहुत अच्छी खबर भी है यहाँ से इंडिया के पर्सपेक्टिव से, हमारे सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के हिसाब से। टीबी ये आज का एडिटोरियल सेक्शन है, बहुत बढ़िया आर्टिकल है और एकदम बना बनाया न्यू, एकदम मेंस का भाई आंसर है यहाँ पे, इसमें कुछ करना वरना है नहीं, ठीक है। वो सीधा आपसे पूछेगा कि टीबी के बारे में क्या इनिशिएटिव है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, क्या अभी रिसेंटली में जो डेटा चल रहा है, उस तरह की चीजें बहुत बढ़िया है। मेंस के हिसाब से एकदम बिल्कुल रेडीमेड आंसर आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले दो चीजें कहना चाहूंगा। एक तो ये कि हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है, उसके बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, इस पे कॉल मैसेज करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये फॉर्म नीचे दिया हुआ है, इसको भी फुल आपको जो है फुलफिल करिए और उसको भरिए, पूरी जानकारी आपको वहां पे मिल जाएगी। हर चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, पूरा सिलेबस करवाया जाता है। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, डेली क्विज होता है, वीकली क्विज होता है, करंट अफेयर होता है, सारी चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कराते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कोई भी बच्चा बिना लाइक और बिना गुड मॉर्निंग किए नहीं जाएगा। अगर आप मॉर्निंग में देख रहे हो तो मुझे पता होना चाहिए कौन हमारे स्टूडेंट हैं। अगर दोपहर में देख रहे हो तो तब भी आप जो है ग्रीट कर दीजिए, इवनिंग में देख रहे हो तो गुड इवनिंग कर दीजिए, पता तो होना चाहिए ना। कोई आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोशिश करता हूं मैं डाउट आपके लेने की। जिस दिन बहुत ज्यादा आर्टिकल नहीं आते आपके, मैं डाउट ले सकता हूं, तो डाउट भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। किसी तरह का सजेशन होता है वो भी दे सकते हैं। तो सीधा बढ़ते हैं टॉपिक पे, ज्यादा डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं। एक्चुअली ये जो मॉनसून वाला टॉपिक है ना, ये तो देखे सर्विस चार्ज वाला, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए सर्विस चार्ज को लेकर ना सरकार ने, अभी हमें लग रहा होगा कि 2022 में सरकार ने ये चीज बोली है तो काफी ज्यादा न्यूज में है, ऐसा नहीं है। 2017 के अंदर भी हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर है उसने सिमिलर टाइप की ही गाइडलाइंस को इशू किया था। इस समय थोड़ा सा सरकार ने एक स्टेप फर्दर किया है, थोड़ा फाइन वगैरह बढ़ाया है, लेकिन अभी भी प्रॉपर कानून के मतलब जो अमेंडमेंट करके नहीं आया बेसिकली। तो ये गाइडलाइंस 2017 में भी इशू की गई थी, अभी 2022 में भी इशू की गई हैं। 2017 में भी यही गाइडेंस इशू की गई थी कि कोई भी होटल रेस्टोरेंट वाले जो है वो सर्विस चार्ज जो है वो नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है दैट द गाइडलाइंस नोट दैट द एंट्री ऑफ द कस्टमर in a restaurant cannot by itself be construed as a consent to pay the service charge, and any restriction on entry on the consumer by way of the forcing them to pay the service charge as a condition percent placing an order amount to the restrictive trade practices under the Consumer Protection Act। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, उस रेस्टोरेंट में जाने का बाय डिफॉल्ट मतलब ये नहीं है कि आप सर्विस चार्ज देने के लिए अग्री कर गए हो। Are you getting this point? बाय डिफॉल्ट नहीं होता है वो। रेस्टोरेंट वाले आपसे पूछ सकते हैं कि सर हम लोग सर्विस चार्ज अप्लाई करेंगे, क्या आप अग्री करते हो? अगर अग्री करते हो तो एंट्री करिए, अग्री नहीं करते हो तो एंट्री मत करिए। ऐसा 2017 के बाद से हो रहा था। मैंने कल आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताया था, हम लोग बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते रहते हैं, तो एक रेस्टोरेंट का मैंने एग्जांपल भी दिया था, ये जो है कनॉट प्लेस में पड़ता है। जैसे ही आप वहां पे एंट्री करते हो तो आपको बता देते हैं कि सर हम लोग 10% आपसे एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लेंगे। ये 2017 की गाइडलाइंस के बाद हो रहा था, मतलब गाइडलाइंस के बावजूद भी हो रहा था। आप ये समझिए इस बात को। तो अगर आप अग्री करते हो तो एंट्री करिए, अग्री नहीं करते हो तो एंट्री मत करिए। अब ये 2020 की गाइडलाइंस के बाद भी ऐसा होगा, अभी हमें पता नहीं। हालांकि सरकार ये कहती है कि आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। कानून तो बहुत कुछ कहता है ना, कानून तो डाउरी के लिए भी कहता है, कानून तो जो है चाइल्ड मैरिज के लिए भी कहता है। ग्राउंड के ऊपर उसकी क्या रियलिटी होगी ये बड़ी सोचने वाली बात है, राइट। कानून के हिसाब से ये पहले भी अलाउड नहीं था कि आप एंट्री पे जो है नहीं कर सकते, अभी भी अलाउड नहीं है। अभी सरकार थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हुई है, मुझे लगता है कि शायद इस बार जो है ये जो है फॉलो करेंगे इस पूरी चीज को, और सरकार थोड़ा सख्त भी हो गया इस मामले में। और अभी जो है कल ही ऑल इंडिया जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है
उसने जो है सरकार को एक एक वो मीटिंग वगैरह करने गए थे, सरकार को उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने ये बातें बोली कि देखिए एवरेज जो रेस्टोरेंट के जो वर्कर होते हैं, काम करते हैं इंडिया में, उनकी जो सैलरी है वो है 16,200 रुपीज। सर्विस चार्ज और टिप्स जो देते हैं हम लोग, ठीक है, इनको मिला के उनकी जो सैलरी है वो 25 से लेकर 30,000 तक हो जाती थी, क्योंकि सर्विस चार्ज भी बहुत बार वो उनको ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और कई बार आपके बिल के अंदर जो है, पहले 2017 के बाद क्या होता था, बहुत सारे रेस्टोरेंट आपके बिल के अंदर ही टिप भी जोड़ देते थे। आप भी अगर आप देखिए, आप जोमेटो में अगर आप ऑर्डर करते हो तो जोमेटो के नीचे ऑप्शन आता है कि 20 रुपीज टिप, 10 रुपीज टिप, अगर आप देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। तो इस तरह की चीजें पहले भी हो रही थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो उनका कहना है कि ये जो वहां पे जो काम करते हैं, वर्कर्स काम करते हैं, जो वेटर लोग काम करते हैं, इनकी सैलरी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए हमें सर्विस चार्ज लगाने दीजिए। एक सीधी सी चीज यहाँ पे एक ये हो सकती है कि मान लो मेन्यू के अंदर जितना भी प्राइस है, ये लोग क्या करेंगे, सीधा उसके अंदर 10% का राइज कर देंगे। अगर मान लो कि 10% सर्विस चार्ज ले रहा था, हो सकता है कोई 5% ले रहा हो, तो जितना वो ले रहा था उसके मेन्यू बढ़ा देंगे। मतलब अगर पहले समझ लो शाही पनीर अगर 300 रुपए का आता था, तो उसको वो 330 रुपए का कर देंगे। ऐसे बहुत, और ऐसे मैं कहीं 2-3 रेस्टोरेंट वालों से बात किया, मेरा फ्रेंड है अम्बाला में, 2-3 रेस्टोरेंट है उसके, उसने बोला भाई कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग अपने मेन्यू का प्राइस बढ़ा देंगे। तो मतलब कंज्यूमर का यहाँ पे बेनिफिट है, लेकिन जो वहां पे वर्कर्स काम करते हैं उनको यहाँ पे बेनिफिट नहीं है। और भी यार बहुत सारी चीजें होती है ना, एंड दीज आर जस्ट द गाइडलाइंस। अब ये भी समझिए ना, दीज आर द जस्ट गाइडलाइंस। अभी पूरा प्रॉपर कानून के अंदर अमेंडमेंट होगा, उसके बाद वो चीजें अप्लाई होंगी। वो सारी चीजें जो है ग्राउंड लेवल पे अलग मैटर करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा देखना फ्यूचर में क्या रहेगा। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं कि रेस्टोरेंट वाले क्या एक्शन यहाँ पे लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। खैर ठीक है, तो बता देता हूं कानून के हिसाब से पहले भी और अभी भी एंट्री पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? वो इलीगल होगा अगर कोई एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस आपके लगा रहा है, और ये वॉलंटरी होता है। ठीक है, रेस्टोरेंट वाले चुपके से आपके कान में कह सकते हैं एंट्री करने के बाद कि सर हम लोग सर्विस चार्ज करेंगे आप आना चाहते हो तो बैठिए, नहीं बैठना तो आप जा सकते हो, लेकिन दिस इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू बी वायलेशन ऑफ द गाइडलाइंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर टू सॉफ्टन प्यूनिटिव स्टेप टू द एनवायरमेंटल केसेस। देखिए हम लोग ना 1992 में जो हमारा रियो समिट हुआ था, राइट, उसके बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। रियो समिट को जो है हम लोग अर्थ समिट के नाम से भी जो है बुलाया जाता है, राइट। लेकिन इससे 20 साल पहले 1972 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी एक्चुअली, इससे 20 साल पहले। तो उसे कहते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस या स्टॉकहोम कन्वेंशन भी कहते हैं, जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो है वो पैदा हुआ था। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे यहाँ पे सरकार ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एनवायरमेंटल, ये तो दूसरी स्लाइड आ गई। हाँ, हमारे यहाँ पे सरकार ने उसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पास किया था। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 253 के अंडर में उसको इनेक्ट किया गया था इंडिया में। उसके अलावा हमारा जो आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 51 है, ये भी जो है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, ठीक है, उसके तहत अगर कोई वायलेशन करता है, अगर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट मतलब नुकसान पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन लिए जाते थे। ये प्यूनिटिव एक्शन क्या हो सकते थे? आप उसको जेल में डाल सकते थे। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप उसको जेल में डाल सकते थे। लेकिन सरकार ने क्या कहा? सरकार अभी कह रही है कि भैया जेल वाला प्रोविजन खत्म करो। क्या करो? फाइन लगाओ। कितना फाइन हो सकता है? 50,000 से लेके 5 करोड़ तक का फाइन हो सकता है अगर आप एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हो तो ये जेल वाला प्रोविजन बेसिकली सरकार ने यहाँ पे वोटर डाउन कर दिया है। हाँ, अगर बहुत ही ज्यादा ग्रेव इंजरी कर रहे हो वो बात अलग है। मान लिया आपने किसी टाइगर को मार दिया या किसी प्रोटेक्टेड एनिमल्स को मार दिया, तब जो है आपके ऊपर इंडियन पिनल कोड के तहत कार्रवाई होगी। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहत जो इम्प्रिजनमेंट वाला जो प्रोविजन था, बेसिकली सरकार ने अभी उसको वोटर डाउन कर दिया है। किया नहीं है, अभी सजेशंस मांगी हैं बेसिकली। ठीक है, जनता से सजेशन मांगी है, तो 1 जुलाई 21 तक आप सजेशन दे सकते हो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की वेबसाइट पे जाइए, आपको वहां पे फॉर्म मिलेगा, उसको आप जो है पूरी सजेशन दे सकते हो। तो ये एक आपसे भी मेरा सवाल है कि आपको लगता है कि ज्यादा फाइन बढ़ाने से ज्यादा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगी, या फिर पहले वाला जो प्रोविजन था इम्प्रिजनमेंट वाला उससे ज्यादा बढ़िया प्रोटेक्शन हो रही थी? ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताइए। खैर,
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत हम सरकार ने जो है कोस्टल रेगुलेशन जोन हम लोगों ने इशू किया हुआ है और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट जो है हम लोगों ने इसको भी डेवलप किया है। ये तो भैया हमारे मेंस में सीधा सीधा सा टॉपिक है जीएस पेपर 3 से। एनवायरमेंटल असेसमेंट एक्ट हमारी जो शंकर आईएएस हमारे पास बुक होती है उसके अंदर बहुत बढ़िया से इसको दिया हुआ है, आप वहां पे जाकर भी इसको कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हमारे पास है, बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम, स्टॉकहोम, ठीक है, यूएनएफसीसीसी की हम लोग बात करते हैं, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, डेजर्टिफिकेशन की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक लाइन में मेंशन किया हुआ है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, आपको इन सबकी डिटेल में भी जाना रहता है। पता है आपको, हर कन्वेंशन की डिटेल्स बहुत मैटर करती हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है ना करंट अफेयर में, बट स्टिल गूगल करिए, अपने नोट्स के अंदर उसको ऐड करिए, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इंटरनेट के ऊपर इसके लिए। वाई मॉनसून इज एक्सपेक्टेड टू पिक अप इन जुलाई। देखिए जून के महीने में तो भैया परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही मॉनसून की, है ना, लेकिन आईएमडी का कहना है कि जुलाई में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। इसके लिए उन्होंने दो कारण बताए। पहला कारण उन्होंने बताया मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ध्यान रखना है, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, MEDDEN ऑसिलेशन। दूसरा कारण उन्होंने बताया मी यू फ्रंट, MEIU फ्रंट। फ्रंट क्या होता है आप सबको पता है, जो हमारा अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट का मतलब ये होता है कि जहां पे दो एयर मास आपस में मिलते हैं, है ना, जैसे ये फ्रंट होता है हमारा यहाँ पे। तो एक एयर मास इधर से आता है, जैसे मान लो कोल्ड एयर मास हो सकता है, एक एयर मास इधर से आता है, ये वॉर्म भी हो सकता है। तो जहां पे बेसिकली दो डिफरेंट करेक्टर वाली विंड्स और एयर मास जो है वो आपस में मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट। तो यहाँ पे दो टर्म का यूज किया गया है, मे यू फ्रंट और मेडन जूलियन ऑसिलेशन, ये दोनों ही मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं। एक्चुअली हमारा जो आईएमडी है वो 6 पैरामीटर के ऊपर प्रिडिक्ट करता है मॉनसून को। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। मिनिमम टेम्परेचर होता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, प्री मॉनसून रेनफॉल जो पीक होता है पेनिनसुलर इंडिया में, आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर साउथ चाइना सी, यहीं पे होता है आपका जो मीयू फ्रंट मैंने आपको बताया है, यही होता है वो। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। लोअर ट्रोपोस्फेरिक जोनल विंड, अपर ट्रोपोस्फेरिक जोनल विंड और आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन ओवर द साउथ पैसिफिक रीजन। तो ये दो जगह पे आउट उसकी बात कर रहा है। देखिए साउथ पैसिफिक रीजन अलग है, साउथ चाइना सी अलग है, ठीक है, दोनों चीजें अलग है। तो ये आपको याद होना चाहिए टिप्स के ऊपर कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, वो तो बात अलग है। तो यहाँ पे इन दो चीजों के बारे में बताया इस आर्टिकल के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, वैसे भी ये हिंदू का नहीं है। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है उसके लिए छोटी सी मैंने यहाँ पे स्लाइड डाल दी है, इसको क्लियरली देख सकते हो। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन इज द पल्स ऑफ विंड, क्लाउड्स एंड रेनफॉल दैट साइकिल्स ईस्टवर्ड अराउंड द ग्लोब नियर द इक्वेटर। एक मतलब इसमें ही पूरे मेडन जूलियन ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये होता क्या है, हमारे ट्रॉपिकल रीजन्स में ईस्ट टू वेस्ट ट्रेवल करता है इस तरह से, और ये इंट्रा सीजनल होता है। इंटर सीजन नहीं होता है, इंट्रा सीजनल मतलब एक ही सीजन के अंदर खत्म हो जाता है। 32 से लेके 60 डेज तक इसकी वेरिएशन होती है। एलिनो जो होता है या ला नीना होता है वो इंटर सीजनल होते हैं, इंटर सीजनल, ठीक है, वो समर से विंटर और विंटर से समर में चलते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये मेडन जूलियन ऑसिलेशन एक ही सीजन में चलता है। तो इस तरह से वो चलता रहता है और इसकी ना दो ब्रांच होती हैं। ध्यान रखो ये लगभग इक्वेटर के आसपास ही होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में इक्वेटर के आसपास होता है और ये इस तरह से काम करता है। यहाँ पे लिम्ब होते हैं, लिम्ब मतलब एक राइजिंग लिम्ब होता है, एक फॉलिंग लिम्ब होता है। जैसे हमारा नॉर्मल कन्वेक्शन सेल बनता है, एक जगह से हमारी जो एयर है वो राइज करती है, दूसरी जगह पे हमारी एयर जो है वो फॉल करती है, ठीक है, इसे बोलते हैं मेडन जूलियन ऑसिलेशन। और ये धीरे धीरे ईस्टवर्ड ट्रैवल करता रहता है, इस तरह से पूरे ग्लोब के चक्कर काटता रहता है ये, राइट। तो ये जो राइजिंग वाला जो इसकी ब्रांच होती है, ये वाली बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। राइजिंग वाले को हम लोग कहते हैं एनहेंस्ड, और जो फॉलिंग वाला होता है इसे कहते हैं सप्रेस्ड। आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसे कहते हैं एनहेंस्ड और इसे कहते हैं सप्रेस्ड। तो जहां पे एनहेंस वाला होता है वहां पे हाई रेनफॉल होता है, और जहां पे ये नीचे वाला लिम होता है, जहां पे एयर सबसाइड करती है नीचे की तरफ आती है, ठीक है, यहां पे जो है ड्राई कंडीशंस होती हैं, हाई प्रेशर होता है ना, और यहां पे लो प्रेशर होता है। तो इस समय आर्टिकल ये कहता है कि इंडियन ओशन की अगर आप बात करें, इस समय जून के महीने में एक्चुअली इंडियन ओशन के ऊपर मॉनसून इसीलिए कम हुआ क्योंकि यहां पे मेडन जूलियन ऑसिलेशन का राइजिंग वाला नहीं बल्कि फॉलिंग वाला, सप्रेस वाला जो है वो ब्रांच थी। दैट इज वाई अगर यहां पे राइजिंग वाली ब्रांच होती
तो यहाँ पे मॉनसून ज्यादा होता, क्योंकि अब ये धीरे धीरे ईस्टवर्ड खिसक जाएगा। तो होगा क्या, जुलाई के महीने में इंडियन ओशन के ऊपर राइजिंग वाला आ जाएगा और आगे जो है वो फॉलिंग वाला चला जाएगा, सप्रेस वाला चला जाएगा। तो यहाँ पे जुलाई के महीने में एक्स्ट्रा रेनफॉल हो सकता है, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ खास है नहीं, बाकी मैंने आपके लिए दे दिया है, इसको आप डेफिनेटली पढ़ सकते हो। बाकी एक और चीज इन्होंने कही, वो इन्होंने कही थी मई यू फ्रंट। देखिए ये होता है मई यू फ्रंट, जैसा यहाँ पे दिया गया है। ये क्या होता है, देखिए ये हमारा जो है ट्रफ, ये जो है हमारा ट्रफ होता है इस तरह से। तो मॉनसून यहाँ पे भी होता है, ये जो पूरी लाइन होती है इसे भी हम लोग जो है मॉनसून ट्रफ कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ हिमालय के नीचे होता है, इसे भी मॉनसून ट्रफ कहते हैं। तो होता क्या है, मॉनसून ट्रफ जब ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है ईस्ट चाइना की तरफ, तो इंडिया वाली साइड से विंड को जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है, इस तरफ खींच लेता है। और जब वो विंड्स को इस तरफ खींच लेता है तो इंडिया में मॉनसून जो है थोड़ा वीक हो जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर। और इस समय जो है यहाँ पे साउथ चाइना सी में और ईस्टर्न चाइना के अंदर ये जो मे यू फ्रंट है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, मतलब जून के महीने में था, जुलाई में हो सकता है थोड़ा सा वीक हो जाए। और जब ये वीक होगा तो डेफिनेटली इंडिया में एक्स्ट्रा रेनफॉल हो सकता है। ठीक है, ये जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन है भैया, वो डॉक्टर रोनाल्ड मैडन और डॉक्टर पॉल जूलियन ने 1970s में इसको डिस्कवर किया था। अभी भी इसके ऊपर काफी रिसर्च चल रही है, बहुत ज्यादा जानकारी लोगों की इसकी है नहीं, क्योंकि नया फिनोमिना है ना, 30-40 साल ही हुए हैं इसको आए हुए। तो दैट इज थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए मे यू फ्रंट के बारे में और मैडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में। देखिए ज्योग्राफी की क्लास नहीं है ना, ज्योग्राफी की क्लास होती तो इसी को हम लोग 1-1.5 घंटे में करते अच्छे से हर चीज। तो करंट अफेयर में मैं फिर भी थोड़ा इंक्लूड कर देता हूँ, बाकी आप जो है सेल्फ स्टडी करके उसको देख सकते हैं। राइट, चलिए द स्टेटस ऑफ द चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन साउथ एशिया। तो आज इसने क्या किया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पूरे साउथ एशिया में जो चीजें हो रही हैं उसको थोड़ा सा एनालाइज किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपको बताता चलूं कि इसके अंदर जो है मैरीटाइम सिल्क रूट भी होता है। ठीक है, और ये जो ऑरेंज लाइन में दिया हुआ है ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, मतलब लैंड और ओशियन, ठीक है, दोनों को कवर करता है। दुनिया के लगभग 100 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी आपको मैं बताता चलूं। ठीक है, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, नो इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, जो ये पाकिस्तान के अंदर ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, ये इसका पार्ट है। इंडिया इसका पार्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो है पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है, जो कि इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, और इसीलिए जो है हम लोग इसको पार्टिसिपेट नहीं करते। बाकी हमारे जितने भी पास पड़ोस के देश हैं भैया सारे के सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। 2013 के अंदर एक्चुअली जब जी जिनपिंग बने थे तो इनका बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। 2017 के अंदर जो है इसको बिल्कुल ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, और इसको काउंटर करने के लिए अभी आपको पता ही है कि G7 वगैरह ने कई सारे स्टेप चला रखे हैं। B3W ब्लू डॉट नेटवर्क ये मिस्टर ट्रंप ने चलाया था, तो यूएसए जापान ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर चलाया है। गेटवे ग्लोबल गेटवे, अभी जो है PGI की बात करते हैं, है ना, जिसमें इंडिया भी गया हुआ था अभी। तो वो सारी चीजें हैं जो इसको टैकल करने के लिए बनाई गई हैं। हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट, रेनमीबी इंटरनेशनलाइजेशन, फिजिकल कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट। तो ये तो थोड़ा सा इसके बारे में हो गया। आर्टिकल क्या कहता है, देखिए इसको थोड़ा मैं यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। कहाँ गया, जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये रहा। तो क्या कहता है, इसने जो है अलग अलग कंट्रीज के बारे में यहाँ पे इसने डिस्कशन किया है। तो पाकिस्तान के बारे में पहले इसने बताया कि भाई पाकिस्तान वाला क्या स्टेटस है इसका। देखिए पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके तहत BRI के तहत $62 बिलियन का लो इंटरेस्ट रेट जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। मतलब अभी दिया नहीं गया, थोड़ा 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 करके दिया जाता है, एक बार में पूरा पेमेंट नहीं दिया जाता है। एक बार में पूरा पेमेंट होता तो पाकिस्तान वाले सारा आर्मी के ऊपर खर्चा कर देते, धीरे धीरे दिया जाता है। लेकिन ये मोस्टली जो है अनसक्सेसफुल ही रहा है ना, सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो सारी चीजें। और अभी तो पाकिस्तान बिल्कुल बैंकरप्ट होने की कगार पे भी है, हो ही चुका है लगभग। पाकिस्तान के पास सिर्फ $8 से $9 बिलियन का ही पैसा बचा हुआ है फॉरेक्स रिजर्व, और जबकि उसको $130 बिलियन का जो है कर्जा चुकाना है। तो भैया IMF के सामने कटोरा लेके खड़ा हो गया पाकिस्तान दोबारा से। इससे पहले 22 टाइम्स पाकिस्तान हेल्प ले चुका है IMF से, अभी 23rd टाइम होगा। लेकिन इस बार IMF थोड़ा टाइट हो गया है, क्योंकि IMF भी ऐसे बिना टर्म्स एंड कंडीशन के पैसा नहीं देता है। हमें भी पता है ना, 1991 में हम लोगों ने भी हेल्प लिया था, तो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, इकोनॉमी को ओपन करना पड़ता है, सब्सिडी को कम करना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करना पड़ता है, गवर्नमेंट कंट्रोल कम करना पड़ता है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान के बारे में है। ग्वादर पोर्ट वगैरह, कराची, पेशावर वगैरह में बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो चाइनीज कंपनी ले रही हैं। और चाइनीज वाले बड़े 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 चंट होते हैं, बड़े सयाने होते हैं। ये क्या करते हैं, जब भी किसी कंट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पैसा देते हैं, तो वो उसका कोर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज कंपनी को ही जाता है, और उसमें 50% से ज्यादा तो चाइनीज वर्कर ही काम करते हैं। तो लोगों को तो वैसे बेनिफिट होता ही नहीं,
और फिर बाद में वो डिफॉल्ट हो जाते हैं, पैसा नहीं चुका पाते क्योंकि वो प्रोजेक्ट इकोनॉमिकली वायबल तो होते ही नहीं, फिर उसको जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ। श्रीलंका पार्ट है वो भी, तो वहां पे बहुत सारी चीजें उन्होंने चलाई। इवन श्रीलंका वाले तो इतने इन्फ्लुएंस हो गए थे, क्योंकि जो इससे पहले जो भाई साहब थे ना वहां पे, महिंद्रा राजपक्षा, भैया चाइना के बहुत ज्यादा क्लोज थे वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जापान को और इंडिया को वहां के प्रोजेक्ट से बाहर भगा दिया, दोनों को, इंडिया को और जापान को। कोलंबो में एक्चुअली पोर्ट बनाया जाना था उसमें, फिर बाद में जो है जब हम लोगों ने थोड़ा दबाव बनाया वो सारी चीजें, तो बाद में हम लोगों को जो है अडानी ग्रुप को टर्मिनल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हम्बनटोटा प्रोजेक्ट जो है भैया व्हाइट एलिफेंट, मतलब सफेद हाथी है, इसमें कुछ होता जाता है नहीं, खाम खा उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर का वहां पे खर्चा कर लिया चाइना वालों से पैसा लेके, एक भी शिप वहां पे रुकता नहीं है। तो डेफिनेटली अब इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो ना, रिटर्न है नहीं, तो हुआ क्या, 99 ईयर्स के लिए उसको लीज पे दे दिया गया चाइना को, क्योंकि भैया पैसा तो आप चुका नहीं पा रहे हो, तो कम से कम हम उसको टेक ओवर ही कर लेते हैं। अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है नहीं चाइना की अभी, उन्होंने लेकिन कहा है कि $100 मिलियन हम लोग खर्चा करेंगे, जबकि इंडिया की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान के अंदर ज्यादा है, 3 बिलियन के लगभग लगभग हमारी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा जो है मालदीव के बारे में भी इन्होंने बात किया है। मालदीव में भी मालदीव भी जो है, मालदीव के अंदर भी सरकार चेंज हो गई, जो पिछली वाली सरकार थी, नसीर जी थे जो वहां पे पहले, नसीर जो प्रेसिडेंट थे, ही वाज वेरी क्लोज टू चाइना, और उन्होंने चाइना से बहुत सारा लोन लिया। लेकिन उनके बाद जो है वहां पे जो नए जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है, वो जो है चाइना का अगेंस्ट में है। और मालदीव के अंदर भी चाइना को लेके कोई बहुत अच्छा माहौल नहीं है, हालांकि माहौल तो इंडिया को लेके भी नहीं है, वहां पे भी इंडिया आउट करके कैंपेन चलाया जाता है मालदीव के अंदर, बट स्टिल जो नए प्रेसिडेंट आए हैं जिनका नाम है इब्राहिम सोली, ही इज मच क्लोजर टू इंडिया, और वो हमेशा इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, और इंडिया हमेशा नेबरहुड फर्स्ट की बात करता है। तो अभी थोड़े मालदीव के साथ तो रिलेशन हमारे ठीक ठाक हो रहे हैं, और चाइना को कई सारे प्रोजेक्ट वहां पे जो है कैंसिल भी कर दिए गए हैं। बांग्लादेश भी बहुत बड़ा पार्ट है, एक्चुअली पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ही सेकंड लार्जेस्ट पार्टनर है बीआरआई के अंदर, जिसके अंदर $40 बिलियन का जो है वो लोन दिया गया है बांग्लादेश को, और बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए गए हैं बांग्लादेश के अंदर। एक चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज भी बनाया जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं यार, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है कंट्रीज को लेके इन्होंने इसमें कुछ बताया है। इंडिया के हिसाब से सिर्फ हमें इतना ही पता होना चाहिए कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट एज सच, ठीक है, ये तो कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रिलेंटलेस मार्च ऑफ द एफपीआईज टू द एग्जिट गेट, राइट। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एफपीआई होता क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लो टॉम क्रूज है, तो टॉम क्रूज को जो है वो इंडिया, मान लो अभी रिलायंस के जो है शेयर बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो उसको रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो होता क्या है, बीच में कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, जो कि सेबी पे रजिस्टर्ड होते हैं। तो ये टॉम क्रूज क्या करेंगे, वो उस कंपनी के पास जाते हैं जिसे हम लोग एफपीआई बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो इनके पास जाता है, ये क्या करते हैं, टॉम क्रूज के बिहाफ पे कंपनी के अंदर शेयर परचेज कर लेते हैं और उसको टॉम क्रूज को दे देते हैं। अब यहां पे क्या होता है, टॉम क्रूज डायरेक्टली इन्वेस्टेड नहीं है रिलायंस के अंदर में, इनडायरेक्टली है, और क्योंकि वो इनडायरेक्टली है इसीलिए उसको वोटिंग का अधिकार भी नहीं होता, और क्योंकि उसको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है इसे कहा जाता है पैसिव नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि वो पैसिव नेचर होता है इसलिए वो बहुत जल्दी एग्जिट भी कर सकता है, बहुत जल्दी एंट्री भी कर सकता है। तो जैसे ही टॉम क्रूज को लगता है कि चाइना की मार्केट में उसको 5 पैसे जो है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो तुरंत इंडिया से पैसा निकाल के चाइना में इन्वेस्ट कर देता है। उसको लगता है वियतनाम में पैसा मिल रहा है, तो तुरंत हटा के जो है वियतनाम में कर देता है। तो जो एफपीआई की इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो हमारी बॉन्ड्स के अंदर होती है, हमारी म्यूचुअल फंड्स के अंदर होती है, इक्विटीज यानी कि शेयर मार्केट के अंदर होती है, और इसलिए बहुत ज्यादा फ्रजाइल भी होती है, बहुत जल्दी एंट्री भी करती है, बहुत ज्यादा एग्जिट भी करती है। इसे कहा जाता है एफपीआई। एफडीआई अलग होता है। एफडीआई में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कंपनी के हर डिसीजन मेकिंग के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, नई प्रैक्टिसेस लेके आते हैं, दैट इज फॉर द लॉन्ग टर्म। तो हम लोग हमेशा एफडीआई को वेलकम करते हैं, एफपीआई को उतना वेलकम नहीं करते हैं। तो इस समय क्या है, इंडिया से बहुत ज्यादा एफपीआई जो है बाहर की तरफ जा रहा है। सीधी सी बात है, अब टॉम क्रूज को लग रहा है कि उसको अमेरिका की मार्केट में बेनिफिट हो रहा है, तो अमेरिका में चला जा रहा है। हम जो अपने बॉन्ड के ऊपर रिटर्न दे रहे हैं, इंडिया जो अपने बॉन्ड्स के ऊपर रिटर्न दे रहा है वो है 6.5 के लगभग। अमेरिका जो लोन दे रहा है वो है 3.5% के लगभग। आप बोलोगे सर 6.5 तो ज्यादा है, तो इंडिया में होना चाहिए। अरे भैया यहाँ पे डॉलर में इन्वेस्टमेंट मिल रहा है ना, यहाँ पे तो रुपये में पैसा मिल रहा है आपको, तो ज्यादा बेनिफिट इसको डॉलर में है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया से और डेवलपिंग कंट्री से पैसा निकाल के यूएसए में लेके जा रहे हैं, बिकॉज यूएसए का डॉलर जो है वो इस समय काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि जो फेड है
उसने वहां पे इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। क्यों किया भैया? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। पिछले 40 साल की सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन चल रही है यूएसए के अंदर, तो उन्होंने मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन रेट को इंक्रीज कर दिया है। दिस इज हाउ थिंग्स आर वर्किंग, राइट? डिमांड एंड सप्लाई का हमें बहुत अच्छे से पता है अगर आप रेगुलर देखते हो। इम्पैक्ट क्या होता है? वही होता है कि भैया रुपी वीक हो जाता है इंडिया को। भैया जब रुपी वीक हो गया तो हमें तो भैया ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है 85% से ज्यादा, तो ऑयल का बिल महंगा आता है। और सीधी सी बात है, पैसा तो आपको डॉलर में चुकाना है ना इंपोर्ट के लिए, डॉलर हो गया महंगा। सीधी सी बात है, पहले जहां पे आपको $2 देने पड़ते थे, मान लो 1 लीटर ऑयल के लिए, अभी भी आपको $2 ही देने हैं, लेकिन पहले आपको 140 रुपीज देने थे क्योंकि 70 रुपीज का पैसा था। अभी आपको 160 रुपीज देने हैं क्योंकि अभी डॉलर जो है वो 80 रुपीज का हो गया। तो समझ रहे हो इस चीज को? तो थोड़ा इसी तरह से खेल चलता है ये। आप बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे, वो तो इकोनॉमी वाली क्लास में ही होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है? जब रुपी कमजोर होता है तो इंपोर्ट महंगा हो जाता है, ठीक है? एक्सपोर्ट थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्री है ही नहीं, तो इसलिए हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं है। चाइना जैसी कंपनी को बहुत बेनिफिट मिलता है अपनी करेंसी को वीक करने का, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज होता है, ठीक है? तो ये तो थोड़ा चीज था एफपीआई के बारे में, और तो इसमें कुछ खास है नहीं, जो चीजें मैंने आपको बताई वही है पूरे आर्टिकल में। सेंटर आस्क स्टेट्स टू बूस्ट द पैडी सोइंग। तो एक्चुअली हमारा क्या है, जो पैडी कल्टीवेशन, जैसे राइस कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, इसका एरिया जो है वो कम हो गया इंडिया में, जिसकी वजह से टोटल जो पैदावार है वो भी कम हो रही है। तो सरकार ने जो है अभी चाहती है कि इस एरिया को जो है थोड़ा सा बढ़ाए, ठीक है? और इसमें कुछ खास है नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रही है। और राइस इंडिया में जो है वो स्टेपल फूड है ना? मतलब बहुत सारी कंट्री में इंडिया में जो है वो राइस कंज्यूम किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो टोटली। तो जहां पे ये डार्क ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है, ये जो है मेजर एरियाज हैं जहां पे राइस ग्रो होता है और कंज्यूम किया जाता है। वेस्ट बंगाल के अंदर तो राइस साल में 3 बार ग्रो किया जाता है, 3 बार, और अलग अलग वैरायटी होती है, ओस, अमन और बोरो। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में पहले भी पूछा जा चुका है सवाल, फिर से दोबारा पूछ सकता है, ठीक है? ओस, बोरो, अमन और बोरो, ये 3 वैरायटी होती है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर पैदा होती है राइस की। तो ये जो थोड़े कम ग्रीन वाले एरिया हैं, यहाँ पे स्टेपल फूड नहीं है, बट स्टिल भी यहाँ पे ग्रो होता है। जैसे हरियाणा पंजाब की बात करो, है ना, इस एरिया की बात करो, तो यहाँ की जो धरती है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो वाटर सिचुएशन है, दैट डजंट सपोर्ट एक्चुअली राइस, बट स्टिल दीज स्टेट्स ग्रो हाई अमाउंट ऑफ राइस, है ना, खासकर बासमती, विच इज मेजरली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की काफी कमी होती नजर आ रही है, ठीक है? आपको पता ही है वो सारी चीजें, है ना, कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो इंडिया एक्चुअली वाटर को एक्सपोर्ट करता है ना? हम लोग राइस एक्सपोर्ट नहीं करते हैं भैया, वाटर एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 1 केजी बासमती राइस के लिए आपको कम से कम 5,000 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 1 केजी अगर आप राइस, बासमती राइस अगर इंडिया से सऊदी अरेबिया में जा रहा है, तो समझ लो इंडिया से 5,000 लीटर पानी जा रहा है ना, इनविजिबल वाटर एक्सपोर्ट। तो सरकार इसको कम करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, लेकिन उसको अभी फिलहाल कोई अल्टरनेटिव नजर आ नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो राइस के बारे में थोड़ा हम लोगों ने यहाँ पे बताया आपको ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से। 22 से लेकर 32 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 150 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रेनफॉल होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है इतना रेनफॉल हरियाणा पंजाब में होता है? कतई नहीं होता है, 100 से भी कम होता है, 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर होता है, फिर भी ग्रो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा जो पानी है वो हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन से देना पड़ता है, तो मतलब ग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राउंड वाटर लगातार कम हो रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, ठीक है? वेस्ट बंगाल और पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, ये राइस ग्रोइंग प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारे यहाँ पे। स्टेपल फूड है मेजोरिटी ऑफ इंडियंस का, है ना? चावल भात हम लोग भात कंज्यूम करते हैं डिफरेंट फॉर्म में। कोई इडली बनाता है, कोई डोसा बनाता है, कोई जो सीधा भात कंज्यूम करता है, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन एंड द राष्ट्रीय विकास योजना जो है आरफ्यू गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट द राइस कल्टीवेशन, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। बढ़िया आर्टिकल था, मुझे मजा आया इसको करने में, आपको भी आया होगा शायद। नेवी आइज गवर्नमेंट रूट टू बाय कैरियर बेस्ड जेट। देखिए ये पिक्चर आपको दिखाता हूं, आपने फिल्मों वगैरह में भी देखा होगा। ये क्या है, ये आपके फाइटर जेट्स हैं, ये जो इधर लगे हुए हैं ना, फाइटर जेट्स पार्किंग में लगे हुए हैं, देखो। और ये क्या है इधर से, और ये देखो इधर से। तो ये जेट क्या करते हैं भैया, इधर से उड़ान भरते हैं और इधर से सीधा उड़ जाते हैं। तो ये हो गए, यहां से टेक ऑफ करते हैं, और यहां पे ये वाला जो प्लेटफॉर्म है इस पे जाके वो लैंड करते हैं। तो ये एकदम चलता फिरता एकदम बेस होता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इसे कहते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर। कैरियर मतलब जो किसी चीज को उठाता है, जैसे साइकिल के पीछे कैरियर होता है ना, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये एयरक्राफ्ट को कैरी करता है। और
50 100 कितने भी कैरी कर सकता है, डिपेंड करता है वो कितना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। और ये अकेला नहीं चलता है, इसके आसपास ना इसको प्रोटेक्शन करने के लिए पूरा एकदम लाम लश्कर चलता है, और ये इतना इंडिपेंडेंट होता है कई महीने तक, महीनों तक इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकता है। इसको लैंड की हेल्प भी नहीं है, तो अगर आपकी लड़ाई वगैरह किसी कंट्री के साथ हो जाती है तो 2-4 एयरक्राफ्ट कैरियर काफी होते हैं भैया दुश्मन को गिराने के लिए। और ये बहुत डिफेंस सेक्टर में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती है एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना। इसको बनाने में ही 15 से 20 साल लग जाते हैं, और वो भी तब जब आप बहुत फास्ट एक्टिविटी कर रहे हो, बहुत समय लगता है, बहुत हाई क्लास टेक्नोलॉजी होती है। तो इंडिया की हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अपना खुद का इंडिजिनस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, खुद का बना रहे हैं, किसी से मांगा नहीं हम लोगों ने। तो इसका नाम है INS विक्रांत। कहां बना रहे हैं? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में बना रहे हैं, और 2023 तक ये हम लोग इसको प्रॉपर प्रैक्टिस में भी ले आएंगे, इंडक्ट इसको कर देंगे। अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं। तो इंडिया वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर होगा विक्रांत वाला, तो उसके लिए भैया हमें फाइटर जेट तो चाहिए, है कि नहीं? तो वो फाइटर जेट को लेके ही बेसिकली एक आर्टिकल आया हुआ है कि हम लोग फ्रांस और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं कि भैया आप हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए कुछ प्लेन वगैरह दे दो। तो वो डीलिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे बेसिकली चल रही है, वही इस पूरे आर्टिकल का बेसिकली मेन मुद्दा है। तो इसलिए एयरक्राफ्ट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत जानकारी आपके लिए यहाँ पे डाल दिया कि लार्ज शिप दैट कैरीज द मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड ऑल दैट, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल के बेसिस पे चलता है, मतलब खुद को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की अगर हम लोग बात करें एयरक्राफ्ट कैरियर की हिस्ट्री की अगर बात करें, सवाल कई बार पूछ सकता है। सबसे पहला जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर था उसका नाम भी INS विक्रांत था। अभी जो हम लोगों ने बनाया है कोची में उसका नाम भी INS विक्रांत ही है, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए बेसिकली। तो ये हमारा 1961 से लेके 1997 तक हमारी नेवी के अंदर रहा, और बहुत जबरदस्ती इसने काम किया। 1965 की जब लड़ाई हुई, 1971 की जब लड़ाई हुई, भैया पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे हम लोगों ने इससे, फिर हम लोगों ने इसको डीकमीशन कर दिया था, ठीक है। और फिर हम लोगों ने लिया INS विराट। विक्रांत के बाद आया हमारे पास विराट। विराट एक्चुअली हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया था। ब्रिटेन के पास जो है एक HMS हर्मिस करके हुआ करता था, जब उन्होंने ब्रिटेन वालों ने उसको डीकमीशन कर दिया था, तो हम लोगों ने इसको डेंटिंग पेंटिंग करके उसकी रिफर्बिश करके रिपेयर वगैरह करके इंडिया में इसको इंडक्ट कर लिया। 2016 में हम लोगों ने उसको रिटायर कर दिया। अभी जो इंडिया में चल रहा है फिलहाल वो है INS विक्रमादित्य, जो कि हम लोगों ने रशिया से लिया है। जब रशिया ने इसको डीकमीशन कर दिया तो हम लोगों ने उसको रिफर्बिश करके रिपेयर वाले करने में तो हम लोग बहुत चंट है ना, बहुत तेज हैं, तो अपने लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो एडमिरल ग्लासगो नाम था उसका, जिसका नाम चेंज कर हमने विक्रमादित्य कर दिया। ये भी रिपेयरिंग ही चल रहा है, बेसिकली रिपेयरिंग में ही चल रहा है। 2024 तक 25 तक इसकी रिपेयरिंग होगी, अभी भी चल रहा है रिपेयरिंग में। थोड़े दिन ये आया था, गया था, फिर रिपेयरिंग में दोबारा से चला गया। तो ये तो थोड़ी सी कहानी है हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर की। विक्रांत अभी बन रहा है, और एक आध और हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो 2030 या 35-40 तक हम लोग उसको भी बना लेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो यूएसए के पास है, इस समय 11 है, और 9 हेलो एयर कैरियर्स हैं। हेलो कैरियर मतलब जो हेलीकॉप्टर जो कैरियर होता है उसको बोलते हैं बेसिकली। सबसे 11 हैं। चाइना के पास अभी जो है 2 ही हैं, जिनमें से 3 है बेसिकली। 2 तो रिपेयर में चल रहे हैं, एक अभी वो प्रॉपर प्रैक्टिस में है, जिनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और एक हेलो कैरियर है, ठीक है। इंडिया के पास जो है एक है अभी, जो कि सर्विस में है, एक हम लोग बना रहे हैं। ब्रिटेन के पास और रशिया के पास भी एक ही है, स्पेन के पास एक है, ब्राजील के पास है, इटली के पास 2 हैं, ठीक है। एक जापान के पास 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। फ्रांस के पास 4 हैं, जिनमें से 3 एयरक्राफ्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर है और 3 हेलो कैरियर है। ये सब आपको याद नहीं करना है, ये सब बकवास है, ठीक है। इंडिया वाला कर लोगे तो दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। ये तो बस मैंने वैसे ही आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डाल दिया था। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों जो आर्टिकल आता है वो आता है ट्यूबरकुलोसिस को लेके, कि ट्यूबरकुलोसिस को फर्दर इंडिया में कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया को भैया कहा ही जाता है, क्या पता है आपको? ट्यूबरकुलोसिस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द ट्यूबरकुलोसिस TB कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया को कहा जाता है। तो थोड़ा देखेंगे हम इसको। तो पहले मैंने थोड़ा TB के बारे में आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन डाल दी है, जो कि इस आर्टिकल में नहीं थी, मैंने एक्स्ट्रा इसको ऐड कर दिया है। ये एक बैक्टीरिया से फैलता है बेसिकली, जिसका नाम होता है एक माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस नाम है उसका। और बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, आज से नहीं भैया, बहुत एंशिएंट डिसीज है ये। इजिप्ट के अंदर जो है 3000 BC, समझते हो, 5000 साल पहले तक भी TB हुआ करता था। कोई नया बीमारी नहीं है, लेकिन ट्रीटेबल है।
अगर आपको टीबी हो जाता है तो आप इसको ट्रीट कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन टू पर्सन ये फैल सकता है, जब आप कफ करते हो, स्नीज करते हो, स्पिट करते हो, तो बेसिकली हमारा जो जो अंदर से जो बलगम जिसको कहते हैं, स्पटम कहते हैं, है ना, कफ करते हो उसके थ्रू ये आता है। चेस्ट पेन वगैरह आपको हो सकता है, वीकनेस होती है, ठीक है, रेस्पिरेटरी एक तरह का डिसीज होता है ये, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी आपको पता होना चाहिए, हमारे जो लंग्स है उसको बहुत काफी बुरी तरह से इंपैक्ट करता है, ठीक है। वैक्सीन वगैरह भी है इसके लिए, जिसे हम लोग बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, बीसीजी वैक्सीन कहते हैं, जो कि फ्रेंचमैन एल्बर्ट केमिट ने इसको डेवलप किया था, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला जो इसका यूज हुआ था 1921 में हुआ था, और इंडिया में जो है काफी लेट आया। इंडिया में जो है 1962 में एक प्रोग्राम चलाया था हम लोगों ने, ठीक है, जिसे कहते हैं नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962। इसके तहत हम लोगों ने वैक्सीन लगाना शुरू किया था, बीसीजी वैक्सीन। लेकिन इंडिया में बीसीजी वैक्सीन बहुत ज्यादा एक्चुअली इफेक्टिव है नहीं। इस वैक्सीन की बड़ी एक खास बात होती है कि ठंडी में ज्यादा अच्छे से काम करती है, तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते रहते हो इफेक्टिव ज्यादा होती रहती है। तो ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्री में काफी इफेक्टिव होती है, ट्रॉपिकल कंट्री में काफी इफेक्टिव होती नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और जो है इलाज हो सकता है इसका, डेफिनेटली दवाइयां होती हैं। इंडिया में कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं, निक्षय इकोसिस्टम है, निक्षय पोषण योजना है ना, हरेगा देश हारेगा देश जीतेगा कैंपेन हमारे पास है, सक्षम प्रोजेक्ट हमारे पास है। तो कुछ चीजें हम डेफिनेटली यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो टीबी के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है। WHO ये कहता है, अच्छा ये आर्टिकल, ये सब कुछ आर्टिकल में नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से डाला हुआ है, आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो WHO क्या कहता है कि हर जो है साल दुनिया में 15 लाख लोग वो टीबी से मर जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। इंडिया को तो कहा ही जाता है भैया टीबी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में हर दिन 1400 लोग, 1400, काफी बड़ी संख्या है, टीबी से मर जाते हैं। और ये WHO का आंकड़ा है, और कहा जाता है कि संख्या एक्चुअली में इससे ज्यादा है। और जो इलाज किया जाता है उसको कहते हैं डोट्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स डोट्स। ये तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है 2013 के अंदर, ठीक है। टीबी को के लिए हम लोगों ने मतलब उसके जो ट्रीटमेंट है उसका क्या नाम है, डोट्स, डोट्स कहते हैं। काफी एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा टीवी वगैरह पे आती रहती हैं। तो इस प्रोग्राम को हम लोगों ने चलाया था कब, इसे कहते हैं रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो जो पहले वाला प्रोग्राम हमारे पास था, ये वाला नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम 1962, ठीक है, इसको अपडेट करके हम लोगों ने नया प्रोग्राम चलाया था जिसे कहते हैं RNTCD। इस आर्टिकल के अंदर जो है इसी प्रोग्राम को क्रिटिकली एनालाइज किया गया है, ठीक है। तो 1997 से हम लोगों ने इसको शुरू किया था बेसिकली, और फिर बाद में हम लोगों ने 2006 के अंदर पूरा नेशन वाइज इसकी कवरेज कर दिया, क्योंकि शुरुआत में हम लोगों ने इसको डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे चलाया था, डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, फिर पूरा कंट्री को हम लोगों ने 2006 के अंदर से कवर कर दिया। तो इस पूरे आर्टिकल का मेन मोटिव यही है कि इसको क्रिटिकली एनालाइज किया जाए कि भैया ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखा है उसके अंदर कमियां क्या हैं और कमियों को दूर कैसे किया जा सकता है। दैट इज द बेसिक थीम ऑफ दिस आर्टिकल। कमी ये है पहली बात कि इंडिया में जितने भी, देखिए टीबी, मुझे याद है मेरे ताऊ जी को टीबी हुआ था, तो जो आशा वर्कर वगैरह थी वो जो डोट्स के थ्रू जो है वो आती ही हफ्ते में एक बार दवाई देके जाती थी, और दिन में भी फोन करके बार बार पूछती रहती थी कि दवाइयां लिया कि नहीं लिया। तो डोट्स बेसिकली इसके लिए काफी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है। तो क्या कमियां हैं इस पूरे प्रोग्राम के अंदर में, प्रोग्राम के अंदर कमी यह है कि भैया प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होती है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि द अजम्पशन दैट द ट्रीटिंग द पेशेंट इज एनफ, ऐसा नहीं है। मतलब आप, हमारा फोकस पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के ऊपर ज्यादा रहता है, जबकि उसके जो एक्चुअल में कारण होते हैं उनको ट्रीट करने में कम रहता है। तो पेशेंट को तो आपने ट्रीट कर दिया, लेकिन उस जर्नी के दौरान उस पेशेंट ने कितने लोगों को इन्फेक्ट किया होगा उसके ऊपर हमारा फोकस काफी कम रहता है। तो इसीलिए मॉनिटरिंग करना, सर्विलेंस करना ज्यादा जरूरी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? पीपल पार्टिसिपेशन बहुत कम होता है। देखिए जब भी किसी को टीबी होता है और लोगों को पता चल जाता है कि इसको टीबी है, तो उसको उसके लेके अलग सी फीलिंग आने लगती है, यार इसको तो टीबी से दूर रहो। तो ये अवेयरनेस भी नहीं है, इसीलिए बहुत बार लोगों को टीबी होता है, वो बताते नहीं है कि उनको टीबी है, और उस चक्कर में जो है बहुत सारे लोगों को इन्फेक्ट भी कर देते हैं। तो पब्लिक जो स्टिग्मा है टीबी के साथ, या जो पब्लिक अवेयरनेस है वो नहीं है। तो पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट ही बहुत ज्यादा है, जो कि इस प्रोग्राम के अंदर काफी कम फोकस किया गया है, ठीक है। तो कुछ कमियां थी। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सीधी सी बात है, सोर्स रिडक्शन, है ना। मैंने आपको बताया ना कि पेशेंट के ऊपर फोकस तो करना ही करना है, साथ के साथ उसके सोर्स के ऊपर भी फोकस करना है, तभी चीजें दूर होंगी। आप उसको कंट्रोल करिए, एलिमिनेट करिए और इरेडिकेट करिए, तभी तो इरेडिकेशन होगा। जैसे हम लोगों ने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया है, तो धीरे धीरे हम लोग इसको भी इरेडिकेट करेंगे। और मोदी जी का विजन है कि 2030 तक हम जो है इंडिया से टीबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो उनके विजन की भी बात करें, मन की बात में कहा था उन्होंने एक बार। तो उसके अलावा कहते हैं कि डिसीज दैट हैव सोशल डिटरमिनेंट्स एंड
टेंड टू डिक्लाइन ओवर टाइम विद बेटर हाउसिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और इनकम। तो भैया आप इनके ऊपर फोकस कीजिए, बेटर हाउसिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, इनकम, बीमारी अपने आप ही कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, हाइजीन बढ़ेगा, लोग अवेयर होंगे, है ना, वो सारी चीजें फैलेगा नहीं। उसके अलावा कहता है वी मस्ट एम फॉर द हाई लेवल ऑफ द कंट्रोल एंड द डॉक्यूमेंट विद इट। तो जो प्रॉब्लम थी उसका अपोजिट ही सॉल्यूशन है ना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए, प्रॉपर मेजरमेंट कीजिए, जो स्टाफ होता है उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत होती है। एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ टीबी क्लिनिक्स जो है वो हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश होने चाहिए, ठीक है। और फील्ड वर्कर्स को जो है आप यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसके तहत जो है हम लोग टीबी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अच्छा आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। देखिए मैंने आपको टीबी के बारे में बहुत कुछ बताया, यहाँ पे टीबी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, वैक्सीन वगैरह के द्वारा इंडिया का इनिशिएटिव और कुछ क्रिटिकल एनालिसिस। बड़ा अच्छा आर्टिकल लगा मुझे पर्सनली ये। लास्ट आर्टिकल है जो मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, वीवन मैथमेटिशियन फ्रॉम यूक्रेन विंस द फील्ड मेडल। तो ये फील्ड मेडल को जो है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो इसको मैंने ब्राउनी पॉइंट्स में ऐड किया है सेल्फ स्टडी के लिए, तो इसको जाकर थोड़ा सा जरूर पढ़े, ठीक है। फील्ड मेडल के बारे में आपको डेफिनेटली सवाल आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ के जा रहा हूं, बिल्कुल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। तो फील्ड मेडल और एबल मेडल दोनों को कहा जाता है मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज। इसके अंदर कितना प्राइस मिलता है, कौन इसको देता है, ठीक है, 4 साल में एक बार होता है, किस किस लोगों को मिला है ये इस बार, थोड़ा ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। एक आधा हमारे पास एडिशनल आर्टिकल भी है। ये हैंड कपिंग वाला है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसके अंदर कानून की बातें थोड़ी ज्यादा की गई हैं, लेकिन हमको लॉयर तो बनना नहीं है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटो को जो है स्वीडन और फिनलैंड वाली जो चीज हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार रिपीट उसी को कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, लेकिन आपने किसी ने भी बिना कमेंट किए और बिना लाइक किए वीडियो को एंड नहीं करना है, पाप लगेगा। ठीक है, चलिए इतना अप्रिसिएशन तो हम लोग मेरे ख्याल से अफोर्ड करते ही हैं और मतलब डिजर्व करते ही हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, जय हिंद।